नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मौर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा और उनके बीच के लगने वाला पल। वीडियो को शुरू करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करता हूँ। तो जैसा कि आपने टॉपिक पहले ही देख रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एक बात कर रहा हूँ। चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। भैया एक द्विध्रुव ये है, इसका द्विध्रुव की बात कर रहा हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण P1 है। भैया एक द्विध्रुव ये है, तो इनका आघूर्ण बात कर रहा हूँ P2। भैया हमने ऑलरेडी बता रखा था, जब द्विध्रुव की बात होगी तो अगर डिस्टेंस की बात होगी तो डिस्टेंस हमेशा उनके के मध्य बिंदु से ली जाती है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से डिस्टेंस ली जाती है, अर्थात इनके मध्य बिंदु से ये दूरी लेंगे, इसके मध्य से। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भैया यहाँ पर आप कहते हो तो यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, तो आप कहोगे भैया एक जो द्विध्रुव है P1 की बात कर लो या P2 के। भैया P1 की बात करोगे अगर, तो कहोगे P1 द्विध्रुव P2 के फील्ड में रखा गया है, P2 द्विध्रुव के फील्ड में रखा गया है। तो अगर किसी के फील्ड में कोई रखा होता है तो उस पर कोई भी ना कोई फोर्स लगता ही है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में खुद ही पढ़ चुके हो। चलिए तो यहाँ पर मैं रखता हूँ। भैया इसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी, आप आगे पीछे पढ़ के आओ, किसी पोटेंशियल की एनर्जी, किसी द्विध्रुव की इंटरनल एनर्जी जो होती है, स्थिर ऊर्जा होती है, वो क्या होती है पी। और किसके फील्ड में रखी हुई, भैया P2 की बात करोगे तो P1 के फील्ड में रखी होगी, तो P1 के फील्ड में रखी होगी तो P1 कर दूँ। या अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मैं कहूँगा अगर P1 की बात करूँगा, भैया P1 किसके फील्ड में रखा होगा, P2 के फील्ड में रखा होगा तो P2 कर दूंगा। E2 कर दूंगा, E2 के फील्ड में रखा होगा, चाहे ये करिए चाहे ये। और इंटरनल एनर्जी भैया निगेटिव तो करना पड़ेगा इसको। ओके, आगे बात कर लेता हूँ। तो आप कहोगे ये जो U है इसको कैलकुलेट करता हूँ। भैया P2 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। भैया E के लिए बात कर लो, E के लिए बात कर लूँगा तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा करता है डाइपोल के कारण, तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो कितना 2P होता था ना एक्सिस में। भैया एक्सिस में बात कर रहा है 2P बात करोगे। अगर वर्टिकल बात करोगे तो उसके लिए कुछ दूसरा बात करेंगे। भैया 4πε0r³ ये बात करोगे। भैया ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया 2P2P1 निगेटिव का अपान 4πε0r³। ये इंटरनल एनर्जी आपकी इसकी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। भैया अगर वर्क चाहिए, वर्क तो ये वर्क के बराबर भी होगा। भैया आपका फोर्स चाहिए, अगर फोर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे फोर्स इक्वल टू होता है du/dt कर दोगे, अर्थात dr कर दोगे। नहीं, आप ऑलरेडी वर्क इक्वल टू क्या करते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते थे कि नहीं। आज इसको फोर्स चाहे तो इसको नीचे ले जाए तो ऐसा हो जाएगा। भैया ये तो वर्क के बराबर तो होता था, एनर्जी के बराबर भी तो होता था, आज इसके नीचे कर सकता हूँ नहीं, तो ऑलरेडी ये कर सकता हूँ। चलिए भैया इसको डिस्प्लेसमेंट के रूप में इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो आप कहोगे इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो कहोगे इतना तो ये कांस्टेंट है, भैया इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो भैया r³ का 1/r³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव का। अगर किसी का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपके पास फार्मूला मैं बता देता हूँ इतना। भैया आप कहोगे dx/, ये होता है x की पावर, अगर n होता है इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, n आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाता है, x की पावर n-1 हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर करता हूँ इसका। तो आप कहोगे भैया 2P1 P2 तो ये तो कांस्टेंट है, अपान 4πε0 कांस्टेंट है। और कहोगे r³ का, जब r³ ऊपर जाएगा भैया r³ निगेटिव हो जाएगा, इसका पावर आगे आ जाएगा, भैया पावर आगे आ जाएगा, एक और घट जाएगा तो r की पावर 4 हो जाएगा। तो r की पावर 4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। भैया क्या हो गया 6 निगेटिव का P1 P2 अपान 4πε0 r की पावर 4। ये आपका फोर्स निकल गया। कहाँ से निकाल रहा हूँ दिख रहा होगा, कंसेप्ट वही है जो आप पीछे पढ़ रखे हैं। तो आपने यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा आपने निकाला, तो स्थितिज दो पारस्परिक द्विध्रुव रखे हुए हैं तो इनकी स्थितिज ऊर्जा भैया यहाँ पर एक्सिस में मैंने रखा है। भैया एक ऐसे रखा है तो एक ऐसे एक्सिस में रखा है। भैया वर्टिकल में रख देता कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ इतने का वैल्यू, यहाँ जब 2P लग रहा है तो एक का अगर वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड बात करूँगा तो भैया P हो जाता था कि नहीं। यहाँ पर आप पीछे पढ़ चुके हुए हैं
कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और वर्टिकल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना डाइपोल के कारण, ड्यू टू डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ऑलरेडी निकालना आपको आता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र है वहां पर आवेशित कण गमन कर रहा है तो उसका पथ कैसा होगा। चलिए हम लोग देख, भैया वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ चाहिए। भैया विद्युत क्षेत्र है तो बनाना पड़ेगा, चलिए बना लेता हूँ भैया। ये है तो इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ऑलरेडी है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। तो मैं एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेता हूँ, चलिए बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये क्या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आवेश हो गया और यहाँ निगेटिव आवेश रख दूंगा, तो यहाँ एक क्षेत्र पैदा हो जाएगा कैसा, नीचे से ऊपर की तरफ कि ऊपर से नीचे तरफ। भाई पॉजिटिव से निगेटिव तरफ होता है, ये देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र हो गया। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर कोई आवेश एंट्री करता है, ये दूरी आपको दे रखिएगा, ये कितनी दूर तक, भैया ये दूरी आपकी x है। ओके, तो यहाँ से एक क्यू निगेटिव आवेश है, भैया निगेटिव आवेश है, यहाँ से एंट्री करेगा तो इस पर क्या हालत होगा। भैया जैसे यहाँ एंट्री करेगा तो ऑलरेडी यहाँ पर मान लो एंट्री कर दिया ये, तो एंट्री कर देगा तो भैया निगेटिव निगेटिव रिपल करेगा, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो सीधा तो नहीं जाने वाला। क्या सीधा जाएगा क्या, ये सीधा तो नहीं जाने वाला, कैसे जाएगा, थोड़ा ऐसे जाएगा, सीधा तो नहीं जाने वाला, थोड़ा ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। तो एक दिन कितना उठ जाएगा, कैसा गति करेगा, तो इसके बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा ऐसे। भैया ये कितना ऊपर चला गया इसी के बारे में तो बात करना, ये कह दो वाई, बात कर लो। भैया इस तरीके के सवाल आप 11th में किए थे क्या, भैया 11th में कैसा किए थे, आप लोग कहते थे कि भैया किसी को इतने एंगल पे थीटा एंगल पे फेंक दिया जाए तो क्या ये चलता रहेगा, भैया ऐसे जा कर के एक दिन ऐसे आकर गिर जाएगा। तो ये रेंज की बात करते थे ना, रेंज की बात करते थे। और क्या ये हाइट की मैक्सिमम हाइट की बात करते थे। तो उसी तरीके यहाँ पर भी तो बात हो रही है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड में चल रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में चलूँगा हम लोग। तो यहाँ पर क्या भैया ये रेंज इसकी हो गई, ये हाइट की बात हो गई, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो इसके बारे में बात करना है। भैया ये रेंज के लिए बात करोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, भैया इसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ से जब एंट्री किया था ये वी वेलोसिटी चल रहा था। भैया आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम तो लगा होगा कि नहीं, तो जो टाइम लगा होगा तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम तो करोगे कि नहीं, कोई दिक्कत। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको लिखना ही पड़ेगा ना। तो चलिए आगे बात करता हूँ। तो आप कहोगे ये ऊपर कितना देर चला होगा, भैया जितनी देर आगे चला होगा उतनी ही देर तो ऊपर चलेगा, या जितनी देर ऊपर चलेगा हवा में उतने ही देर तो आगे चलेगा। वही तो बात यहाँ भी करते हैं, जितनी देर ऊपर चलेगा उतनी देर हवा नीचे चलेगा, रेंज उतनी देर चलेगा। भैया जितनी देर उड़ेगा उतनी देर आगे भागेगा। उसी तरीके यहाँ पर भी बात करूँगा, जितनी देर आगे चल रहा है उतनी देर ऊपर चलेगा, भैया जितनी देर ऊपर चलेगा उतनी देर ये आगे चलेगा। ये तो कह सकता हूँ कि नहीं। भैया वाई के लिए बात करोगे, भैया इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के लिए तो थी ही नहीं, भैया ये तो हॉरिजॉन्टल थी, ऊपर के लिए क्या वेलोसिटी थी, भैया जीरो थी कि नहीं, भैया ऊपर जाने के लिए जीरो वेलोसिटी थी। तो जीरो है तो पहले तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, प्लस तो भैया ऊपर चल रहे हो, ऊपर चल रहे हो तो ऑलरेडी कहोगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप कहोगे हाफ, भैया निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि जी की वैल्यू नीचे लग रही है। आगे बात करूंगा तो इस पर पहले पता लगाओ फोर्स किधर लग रहा है, तो फोर्स ऊपर ही लगेगा। तो भैया हाफ ए टी स्क्वायर की बात करोगे, नहीं टी की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख सकता हूँ नहीं, तो आप कहोगे हाफ, भैया कितना हो जाएगा, भैया ए एक्स स्क्वायर अपान वी स्क्वायर। भैया ए की वैल्यू क्या है, भैया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई गति करता है तो उस पर बल लगता है जो कि ई क्यू होता है। तो ई क्यू होता है, और आप जानते हो ये कितना होता है, भैया मास इंटू एक्सलेरेशन होता है। ए की वैल्यू बात करोगे तो एम नीचे चला जाएगा, तो कहोगे ई क्यू बाई एम, रखोगे कि नहीं, भैया यहाँ रख दो। तो आप कहोगे हाफ ई क्यू बाई एम और क्या एक्स स्क्वायर अपान
वी स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये क्या हो गया, आपका डेरिवेशन हो गया, सिंपल सा डेरिवेशन था। भैया आप 11 में अगर थोड़ा कुछ ऐसे ध्यान रखे होगे, 11 में हमने बताया था हॉरिजेंटल वेलोसिटी कभी बदलती नहीं है। भैया इसके साथ थीटा तोड़ देते, ये वी कॉस थीटा हो जाता, और ये क्या हो जाएगा तब वी साइन थीटा। अब कब तक उड़ता है, जब तक ये वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाता। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 11 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्या पैराबोलिक गति होता था भैया। एक का एक पावर, एक वेरिएबल का एक पावर दूसरे वेरिएबल का दो पावर होता है, तो ये कैसा गति होता है, पैराबोलिक गति होता है। ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है ऑलरेडी, किस एक्सिस पे होगा, तो आप कहते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जिसका ऑड होगा उसी पे ये पैराबोला होगा, अर्थात ये पैराबोला ऐसा होगा, पैराबोलिक है। और मैं कहूँगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, भैया जिसका ऑड पावर होगा, भैया ये इवन पावर है, टू पावर है, भैया ऑड है, भैया इस पे कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या, ये और इसके बीच में भैया ये ऐसा ही तो ग्राफ बनेगा। और करते भी आए थे, 11 में किए थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप कहते थे एक्सलेरेशन अगर कोई चलता है तो ये इक्वेशन होता था, तो इसके एस और टी के लिए बात करते थे, और कहते थे कि अगर एक्सलेरेशन से चल रहा है तो इसका एक ग्राफ बनेगा, तो वो कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। भैया एस कहाँ पर है, इस पे है, और टी यहाँ पर है। भैया इसको अगर कंपेरिजन थोड़ी देर के लिए करूँ तो एस प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ कर सकता था। भैया इस एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये वाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टी और इसके बीच में। तो अब कहाँ हो, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हो तो ऑलरेडी ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। तो वही तो यहाँ पर बना, वही यहाँ पर उसी तरीके ये हो गया। ओके, तो ये ग्राफ बनाते थे, कहाँ बनाते थे, ये क्लियर भी हो गया 11th में, लेकिन हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं अपना ये कैसे ये गति कर रहा है, तो ये क्लियर हो गया होगा। 11th का थोड़ा कंसेप्ट था, इसको लेट किए होते तो ऑलरेडी जल्दी हो जाता, नहीं अगर आता है तब भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया कुछ जितनी देर आगे चलेगा उतनी देर उठेगा, भैया कितनी देर आगे चलेगा, भैया v इंटू टी इक्वल टू एक्स। भैया कितने देर ऊपर चलेगा, तो आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर। भैया ए क्या है, एक्सलेरेशन है। भैया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यहाँ पर चलेगा तो इस पे फोर्स लगता है, ई क्यू लगता है, भैया एम रख दूंगा, मास इंटू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एम ए की वैल्यू यहाँ निकाल के रख दिया, आपका आंसर हो गया। और उसी तरीके आपको कोई भी फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे आप ग्रेविटेशनल हो, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट ध्यान रखना है क्या करना है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये चैप्टर का द एंड होता है। अब हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो है कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। फिर कैपेसिटर क्या होता है और डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। और मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल अभी नहीं करा रहा हूँ, थ्योरी थ्योरी करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई कमी आ रही है तो उसके बारे में बताएं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। अगर आपको जिस पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में बताएं, तो उसको मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। चलिए, जय हिंद।